दोस्तों, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इस समय सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर आ रही है कि मुंबई के एक सबसे बड़े और भरोसेमंद डेवलपर ओबराय रियल्टी, जिसने लास्ट मंथ ही गुड़गांव के अंदर सेक्टर 58 में अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था और बड़ी धमाकेदार लॉन्चिंग थी जिसका नाम था 360 नॉर्थ। उस पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया गया है कि जितनी भी यूनिट उन्होंने सोल्ड की है, तकरीबन 350 यूनिट के आसपास इन्होंने यहाँ पे सोल्ड की है, लेकिन अब वो नई यूनिट सेल नहीं कर सकते। लॉन्च होते ही इस प्रोडक्ट ने महज 3 दिन के अंदर 8,109 करोड़ का बिजनेस किया। अगर एक फ्लैट की कीमत की बात करें तो 18 करोड़ रुपए। आखिरकार कोर्ट ने अचानक इस प्रोडक्ट के ऊपर स्टे क्यों लिया? क्या इसके पीछे आईरियो और एआईपीएल का पुराना विवाद जो चल रहा था वो हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन बायरों ने यहाँ पे फ्लैट खरीदे हैं उनका क्या हुआ? चलिए आज के इस वीडियो में हम प्रॉपर तरीके से डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये मामला है क्या, क्यों स्टे किया गया और पीछे का विवाद क्या है, कौन किसने जमीन खरीदी थी, एआईपीएल का इसके अंदर क्या रोल था। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं है, किसी को बुरा भला कहने का कोई इंटेंशन नहीं है। जस्ट ये एक एजुकेशन वीडियो है जिसके माध्यम से हम एक स्टोरी के तौर पर यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इस स्टे आने का रीजन क्या है, क्यों कोर्ट ने यहाँ पे स्टे दिया है इस प्रोजेक्ट, क्योंकि अच्छी खासी मार्केट में यहाँ पे सेल हुई है और लोगों ने काफी इंटरेस्ट शो किया है। तो जानते हैं आज की इस वीडियो में स्टेप टू स्टेप एक्चुअल में मामला क्या है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए दोस्तों, क्योंकि हम प्रॉपर डिटेल से और एक स्टोरी के तौर पे इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 में हम जानेंगे कि जड़ क्या है इसकी जड़। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आईरियो जो ग्रैंड हयात था उसकी कहानी की शुरुआत 2013 से हुई, क्योंकि मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जा रहा हूँ। हो सकता है ये आंकड़े आगे पीछे हो, जस्ट हमने एक ये स्टोरी का एक रूप लिया है जिसमें आपको ये चीजें समझना थोड़ा आसान होगा। हो सकता है ईयर आगे पीछे डेट वगैरह ऐसे हो सकती हैं, बट हमको मेन पॉइंट समझना है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। आईरियो ने यहाँ पे 14.8 एकड़ जब यहाँ पे लैंड खरीदी थी तो आईरियो ने हयात रेजिडेंसी के साथ एक कोलैबोरेट किया था, यानी ये साथ मिलकर एक प्रोडक्ट यहाँ पे डिजाइन करेंगे, आईरियो ग्रैंड हयात रेजिडेंसी। उस समय की ये जो रेजिडेंसी है ये सबसे लग्जरी मानी जाती थी उस समय। इस एरिया की इस तरीके की जो रेजिडेंसी आनी थी वो कोई नहीं थी, तो ये इसको एक ब्रांडेड रेजिडेंसी का नाम दिया जाना था। उसमें क्या हुआ, करीब 70-80 अमीर खरीदारों ने यहाँ पे प्रॉपर्टी की बाइंग की थी जिसमें 400 करोड़ से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट हुई थी और यह उस समय गुड़गांव का सबसे महंगा और लग्जरी प्रोजेक्ट माना जाता था, क्योंकि इस तरीके की डेवलपमेंट किसी भी प्रोडक्ट में नहीं थे। बड़े बड़े साइज थे, अच्छी तरीके से लोकेशन अच्छी थी, प्रीमियम लोकेशन का पार्ट था ये। उसके बाद 2013 में क्या हुआ कि आईरियो ग्रुप प्लस हयात ग्रुप ने मिलकर लॉन्च किया आईरियो ग्रैंड हयात रेजिडेंसी, जिसमें आप जानते हैं कि वो टावर हैं वो स्टक खड़े हैं, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा है, वहां पे आगे वो काम नहीं हो पाया। तो उसका रीजन क्या था कि 2015-16 के अंदर जो डीटीसीपी ने था इस प्रोजेक्ट को बिल्डिंग प्लान और मंजूरियों को रद्द कर दिया गया था, यानी इसको कैंसिल कर दिया, भाई नहीं बना सकते, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं कि आ गया है रेरा। तब रेरा आ गया था तो रेरा ने इसको क्या किया, इस प्रोडक्ट के जो रजिस्ट्रेशन है उसको ही रिजेक्ट कर दिया। 2017 के अंदर आके बिल्कुल ठप हो गया। उसके बाद आता है 2017 और 2020 प्लस की कहानी क्या है कि आईरियो ग्रुप पर फंड की हेराफेरी के आरोप में लगे ईडी की जांच शुरू हो गई। तो यानी आईरियो के ऊपर फिर से एक ईडी की जांच है वो स्टार्ट हो गई। तो आईरियो का यहाँ पे फंड का मामला है वो गड़बड़ा गया था, यानी एक प्रकार से जो आईरियो ग्रुप है वो प्रॉपर तरीके से दिवालिया होने की कगार पे हो गया था, क्योंकि बैक टू बैक चीजें चल रही थी कि उन्होंने पहली बात तो कोलैबोरेट किया हयात रेजिडेंसी के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि इनका टीटीसीपी ने इसका लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद इसको रजिस्ट्रेशन को ही रेरा ने रिजेक्ट कर दिया। फिर आ गया ईडी। तो ईडी के अंदर आते ही और समस्या इस प्रोडक्ट के साथ है वो खड़ी हो गई थी। तो आज अगर हम देखें 2026 में ऑलमोस्ट 10% का जो काम है वो साइट के ऊपर हुआ था। तो जैसे ही इसके ऊपर ये सारी चीजें आती गई 2013, फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन, फिर प्रोजेक्ट का कम डेवलप होना, उसके बाद सेकेंड एंट्री आ जाती है यहाँ पे एआईपीएल की और इसके साथ एक फ्रॉड हो जाता है। वो फ्रॉड किस चीज का हुआ कि मार्च 2021 जब आईरियो डूबने लगा तो दिवालिया होने के कगार पर था। इस मामले में एंट्री होती है किसकी, आईरियो और एआईपीएल के बीच समझौता हुआ, एमओयू एग्रीमेंट हुआ दोनों के बीच में कि अटके हुए प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं और पुराने होम बायर्स की जो भी देनदारी है वो एआईपीएल देख लेगा, जिसके अंदर आईरियो
और AIPL ने दोनों ने इसके ऊपर एक MOU साइन किया कि हम प्रोजेक्ट बनाते हैं भाई मिलके, जो भी चीजें हैं सारा खर्चा वर्चा है वो मिल बांट के कर लेते हैं सारी, ठीक है। तो इनके बीच में MOU हुआ, प्लानिंग बन गई, ठीक है भाई करते हैं। तो AIPL ने जब इनके साथ MOU करने के बाद सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे प्लान किया और उन्होंने कोई अदर प्रोजेक्ट की कोई प्लानिंग नहीं की, तकरीबन 1000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट से और लाइबिलिटी इनकी इस प्रोजेक्ट में घुस गई। प्रोडक्ट स्टार्ट नहीं हुआ तो लॉस में आ गई, तो उनकी क्या हुई कि 1000 करोड़ का नुकसान और लाइबिलिटी है वो भी इन्होंने एक्स्ट्रा उठानी पड़ी थी वहां से। AIPL एंट्री ले गए। आयरियो ने जब प्रोडक्ट प्लान किया किसके साथ, हयात, तो ऑलरेडी 2 थे। उसके बाद आयरियो ने प्लान किया AIPL के साथ, अब तीसरा आ गया है। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब आयरियो ने AIPL को बिना बताए चुपके से मुंबई के एक बड़े दिग्गज ओबराय रियल्टी के साथ डील कर ली। उन्होंने यहाँ पे सेल डीड डायरेक्टली ओबराय रियल्टी के नाम से ट्रांसफर। जब AIPL को पता चला कि इन्होंने ऐसे कर दिया है तो AIPL ने क्या किया कि हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और वहां पे जाके इसको केस है वो डाल। तो इसने AIPL ने इनके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई और हाई कोर्ट्स में ये फैसला आया कि जितने भी यूनिट बिकी है उनको छोड़ के और जितने भी न्यू लॉन्चिंग जो यूनिट आएंगे उसके ऊपर भी स्टे लगा देंगे। तो यहाँ पे AIPL ने ये जो चीज़ें हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, उनके साथ बिना बताए ये सेल डीड करके प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, एक प्रकार से AIPL को साइड कर दिया गया है, राइट। क्योंकि उससे बिना बताए, क्योंकि लाइबिलिटी तो उसकी भी खड़ी थी, 1000 करोड़ तक का फंडिंग है वो, उन्होंने कुछ न कुछ ये फंड ऊपर नीचे हो सकता है कि धमाकेदार एंट्री और कोर्ट का पेच फंस जाता है। कब? 2026 के अंदर मई 2025 DTSP ने हरियाणा लाइसेंस और मार्केट करते ओबराय के नाम से जो ट्रांसफर है वो कर दिया था भाई। उसने वहाँ की सारी डीड है वो ट्रांसफर कर दी उसकी। 25 में ओबराय लैंड पुराने निर्माण पर पूरी तरह तोड़ डिमोलिश करने की सलाह ली, जिसमें अगर आपने अभी देखा है तो उसके ऊपर बुलडोजर हैं वो खड़े हैं और वो तोड़ने लग रहे हैं प्रॉपर्टी को, यानी जो पहले उसको पूरा तोड़ेंगे फिर बनाएंगे। तो जून 2026 में आखिरी हफ्ते लॉन्च हुआ इस प्रोजेक्ट में 360 नॉर्थ बाय ओबराय रियल्टी ने तो इसका नाम चेंज करके 360 नॉर्थ कर दिया गया है, जिसमें धमाकेदार जो लॉन्चिंग हुई है वो जून के लास्ट वीक में जाके तकरीबन 1 से 2 दिन के अंदर 350 यूनिट सोल्ड हो गई। और ये जो बिजनेस टोटल हुआ वो 8106 करोड़ के आसपास का ये टोटल सेल्स हुई थी, जिसके अंदर मिनिमम अगर अपार्टमेंट कॉस्ट देखा जाए तो वो 18 करोड़ से लेके प्लस साइज के हिसाब से डिफरेंट कॉस्टिंग में थी। तो 300 प्लस यूनिट सोल्ड हुई, 750 करोड़ की बुकिंग अमाउंट अभी तक ये कलेक्ट कर चुके हैं। मार्केट में तहलका मचा दिया है इस प्रोडक्ट ने, क्योंकि मार्केट इतनी स्लो थी और फिर भी 2 से 3 दिन में ये प्रोडक्ट कैसे बिक गया। हाई कोर्ट में अपनी जो दलील है वो खारिज की कि भी जिस लाइसेंस और जमीन के ट्रांसफर के दम पर ओबराय यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट बेच रहा है वो गैर कानूनी है और वो नियमों के खिलाफ है। भाई जिस प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट है वहां पे दोबारा से प्रोडक्ट कैसे लॉन्च किया जा सकता है? DTP ने इतनी जल्दबाजी में लाइसेंस ट्रांसफर क्यों किया, उसका भी सवाल है कि भाई जब चीज पिछली सॉर्ट आउट नहीं हुई तो जमीन को किसी दूसरे के नाम से ट्रांसफर करना क्या वो सही है? और फिर लाइसेंस और रेरा आना क्या वो भी सही है? तो एक सवाल यहाँ पे रेरा के ऊपर भी उठता है कि जब जमीन के अंदर ऑलरेडी डिस्प्यूट है तो नया रेरा लाइसेंस कैसे दे सकता है? एक तरफ से तो रेरा यहाँ पे ग्राहकों को सहूलियत प्रदान करता है कि आप बेफिक्र होकर रियल एस्टेट में अपनी इन्वेस्टमेंट डालो, तो दूसरी तरफ से वहीं पे लैंड के पुराने डिस्ट्रीब्यूट पे नया रेरा लाइसेंस कैसे आ सकता है? तो उसी प्रकार से अगर आज कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई तो कल को 500 और प्लस नए खरीदार दलदल में फंस जाएंगे। हाँ बिल्कुल फंस सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट का मामला है और 18 करोड़ पर फ्लैट के हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने बड़े इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पे फंसने की उम्मीद है। क्योंकि यहाँ पे तो ये तो साफ साफ नजर आ रहा है दोस्तों कि भाई जब चीज पीछे से ही गड़बड़ में आ रही है फिर भी उसको चलाया जा सकता है, क्योंकि उसको सॉर्ट आउट नहीं हुआ। और इसी वजह से अगर हम देखें तो AIPL का कहना भी कहीं न कहीं यहाँ पे सही है कि जब उन्होंने शुरू में जब पैसा लगाया देनदारी की 1000 करोड़ प्लस उन्होंने लाइबिलिटी भी उठाई उसके पीछे, तो यहाँ पे जो मामला था वो आयरियो और AIPL ने दोनों साझा करके फिर से इस प्रोडक्ट पे प्लानिंग करनी थी, या इसके अंदर कुछ ऐसा कर लेना था कि कुछ शेयर आयरियो रख लेता, कुछ शेयर AIPL रख लेता, तब इस प्रोडक्ट को आगे ट्रांसफर किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पे आयरियो ने गलती ये कर दी कि आयरियो ने यहाँ पे AIPL को बताया ही नहीं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, कैसे डील हो रही है। तभी जाके AIPL ने इसका जो दरवाज़ा है वो
हाई कोर्ट में खटखटाया है। पहले एआईपीएल ने यहाँ पे रेरा के अंदर भी बोला तो रेरा ने इसकी सुनवाई नहीं, ठीक है। तो उसी के बीच जब एआईपीएल हाई कोर्ट में पहुंचा तो पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश था। तो जो जस्टिस है जस गुरप्रीत सिंह पुरी और संजीव बेरी को बेंच ने आदेश दिया है कि जब तक डीटीसीपी इस मामले में अंतिम फैसला नहीं सुना देते तब तक ओबराय रियल्टी इस प्रोजेक्ट में कोई भी नया अलॉटमेंट, फ्रेश अलॉटमेंट नहीं कर सकती। ये हाई कोर्ट का आदेश था। तो दोस्तों अब ग्राउंड रियल्टी क्या है, क्या होगा उन बायर्स का, इसको हम 3 पॉइंट में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या है, क्या कंस्ट्रक्शन रुक गया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। ओबराय रियल्टी ने साफ किया है कि इस पर चल रहा कंस्ट्रक्शन का काम जारी रहेगा। कोर्ट ने सिर्फ नई सेल और अलॉटमेंट पे रोक लगाई है। तो यानी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्टार्ट है, वो रहेगी। जिन्होंने पहले बुक कर लिया उनका क्या होगा, उन पर कोई आंच नहीं आएगी। कोर्ट ने साफ कहा है कि 350 अलॉटमेंट पहले हो चुके हैं, उन पर फिलहाल कोई आंच नहीं आएगी। यह रोक भविष्य में होने वाली नई बुकिंग के लिए, यानी जो फ्रेश अलॉटमेंट है वो नहीं कर सकते ये, अभी उसके लिए रोक लगा दी गई है। अब आगे क्या होगा, अब जो इसकी सुनवाई है वो 20 जुलाई को होगी और तब तक ओबराय का जो लाइसेंस है वो बरकरार रहेगा या नहीं है, ये 20 जुलाई के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल में फाइनल निर्णय क्या आया है। क्योंकि 20 जुलाई की जो डेट है वो तकरीबन 10 एक दिन के बाद ही आनी है। तो उस समय तक ये है जो फ्रेश अलॉटमेंट है वो बंद कर देगा। तो यानी जिन लोगों ने यहाँ पे बुकिंगें करी हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी प्रकार का कोई आँच नहीं है। तो दोस्तों एक जरूर यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि क्या ये जो चल रहा है रियल एस्टेट मार्केट में, क्या ये सही चल रहा है? क्या हमें जिस रेरा के भरोसे प्रोडक्टों में इन्वेस्टमेंट डालते हैं आंख बंद करके, क्या वो सेफ है? क्या कैसे पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट में कितना डिस्ट्रीब्यूट है? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट वाली चीज़ें बहुत बार ऐसे सामने आ रही हैं कि पहले अप्रूवल मिल जाते हैं, अप्रूवल के बाद जब इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा देते हैं उसके बाद उसके ऊपर कोई ना कोई इशू खड़ा हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। क्योंकि गुड़गांव के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके अंदर लॉन्च होने के बाद प्रॉब्लम है वो खड़ी हुई। ये ओबराय रियल्टी वाला ही केस नहीं है, ये ऐसे बहुत सारे और केस भी हैं जिनके अंदर ये इस तरीके की समस्या आई थी। अब बाद में चल के क्या होगा, आगे चल के क्या हमें रेरा और सुरक्षित कुछ ऐसे नियम जरूर लाने चाहिए रेरा को कि जब भी लाइसेंस या रेरा लें तो जो जमीन का जो टाइटल है वो क्लियर होना चाहिए। चाहे वो कोलैबोरेशन में हो तो उनका जो प्रॉपर तरीके जो शेयर हैं वो कितने परसेंटेज किस किस के हैं वो प्रॉपर ग्राहक को पता होना चाहिए। उसके बाद ही प्रोडक्ट को लॉन्च और लाइसेंस और रेरा ये सब देना चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप ये समझ गए होंगे कि आखिरकार हाई कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे क्यों लगाया, क्या कहानी थी इनकी। तो 3 यहाँ पे डेवलपर इन्वॉल्व हैं, आईरियो, एआईपीएल और ओबराय रियल्टी। तो दोस्तों मिलते हैं कैसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। धन्यवाद।